बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बजट के हवाले से बजट 2022-2023 2022-23 के हवाले से रियल स्टेट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या अमेंडमेंट्स किए हैं, क्या नई प्रपोजल ये गवर्नमेंट लेके आई है, ये सारी चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस बजट के अंदर जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 3 मेजर जो है वो प्रपोजल लेके आए हैं बजट के हवाले से, रियल स्टेट के हवाले से जी, कि क्या नई चीज़ें जो हैं वो लेके आ रहे हैं, क्या नए टैक्सेस लेके आ रहे हैं और उनको कैसे इस मार्केट के ऊपर जो है वो इम्पोज किया जा रहा है। सबसे पहली जो चीज़ वो लेके आए हैं, वो लेके आए हैं आपका विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस विद होल्डिंग टैक्स। अच्छा, ये टैक्स क्या होता है? ये टैक्स आप जब भी कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट या कोई घर सेल या परचेज कर रहे होते हैं, तो इसके ऊपर आपको पिछले बजट के अकॉर्डिंगली आपको 1% फाइलर को और 2% नॉन फाइलर को एक टैक्स पे करना पड़ता था, एफबीआर को, जो कि बाद में आपकी रिटर्न्स के अंदर एडजस्टेबल होता था। लेकिन वन टाइम जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करते थे तो एफबीआर को ही आपने एडवांस टैक्स देना होता था। तो इस बजट के अंदर जो प्रपोजल आई है, इसमें उन्होंने 1% से इंक्रीज करके फाइलर के लिए ये 2% कर दिया है और नॉन फाइलर के लिए ये 5% तक इंक्रीज कर दिया है। अच्छा, इसको एक मिसाल से मैं आपको एक्सप्लेन करके फिर मैं अगली चीज़ की तरफ चलता हूँ। अच्छा, कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी एफबीआर रेट जो था वो तकरीबन 1 करोड़ है, जो कि आप खरीद रहे हैं कोई भी प्रॉपर्टी व्हाट्सोएवर। अच्छा, उसके ऊपर जो पहले आप देते थे वो 1% आपको देना पड़ता था, एज ए फाइलर होने की वजह से आपको वो बेनिफिट मिलता था। तो आपको 1 लाख रुपया उसके ऊपर जो है वो टैक्स देना पड़ता था और बाकी आपकी ट्रांसफ़र फीसिस वगैरह दे के आप उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लेते थे। और अगर आप नॉन फाइलर होते थे तो आपको 2 लाख रुपया अपनी उस 1 करोड़ की एफबीआर वैल्यू की जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसके ऊपर 2 लाख रुपया आप टैक्स दे के आप फर्दर आगे अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेते थे। जिसको अभी इन्होंने ये किया है कि वही आप जो 1 करोड़ एफबीआर वैल्यू की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर फाइलर 2 लाख रुपया देगा, जबकि नॉन फाइलर उसी के ऊपर 5 लाख रुपया जो है वो एडवांस टैक्स की मद में पे करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो इस वक्त जो कि जिसकी ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत से ज़्यादा इन्होंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा टैक्स आ जाता है आपका कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स की पहले स्लैब्स बनी हुई थी, जिसके अंदर ये था कि आप 4 साल तक अगर आपने प्रॉपर्टी होल्ड की है तो आपका उसके ऊपर गेन टैक्स 0 हो जाता था, जिसमें आपको कोई गेन टैक्स नहीं देना होता था। अगर आप उसको 4 साल से पहले बेचते हैं तो फिर उसकी डिफरेंट स्लैब्स थी जिसके अंदर आप उसके अंदर टैक्सेस दे रहे थे। इस 2022-23 के बजट के अंदर उस स्लैब को उन्होंने बहुत ज़्यादा 2, 4, 5% नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा इंक्रीज करके 15% तक ले गए हैं, 15% तक। वो किस तरह कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज की है और जो 4 साल का टाइम फ्रेम था उसको बढ़ा के उन्होंने 6 साल कर दिया। अगर कोई आपने एक प्लॉट बाय किया है और उसको अगर आप 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर अंदर उसको अगर आप निकालना चाहेंगे, सेल करना चाहेंगे, तो उसके ऊपर आपको स्ट्रेट वे 15% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। अगर 1 से 2 साल के बाद आप देते हैं तो वो आपका 2.5% कम हो जाएगा, यानी आपको फिर 12.5% देना पड़ेगा। इस तरह जैसे जैसे आपके साल गुजरते जाएंगे वो आपका परसेंटेज 2.5% एवरी ईयर वो डिक्रीज होता जाएगा। आफ्टर 6 ईयर आपको जो है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो मेन के एक जो रियल स्टेट के ज़्यादातर इन्वेस्टर थे जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे थे, जो कि प्लॉट खरीदते थे, खरीदने के बाद उसको उसमें से कुछ अर्सा रहा, उसमें से लाख, 2 लाख, 3 लाख अर्न किया और अर्न करने के बाद आप उसमें से एग्जिट कर देते थे। लेकिन अब के सिनेरियो के अंदर ये वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं ये शायद कम हो जाएंगी या मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएंगी। इनका इम्पैक्ट क्या आएगा ये मैं आपको सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, इसी वीडियो के अंदर आखिर में आपको जो है वो मैं बताऊँगा। तीसरी चीज़, जो नई चीज़ ये लेके आए हैं जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर इससे पहले शायद नहीं लगी, वो ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप अपने घर के अलावा कोई भी 2.5 करोड़ या उससे अबव की प्रॉपर्टी आप रखते हैं, एक पर्सन जिसके नाम के ऊपर एक प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर उसने घर बनाया हुआ है, इसके अलावा अगर वो 2.5 करोड़ या 2.5 करोड़ से ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी जो है वो रखते हैं, तो उसके ऊपर स्टेट एफबीआर ये अज्यूम कर लेगी कि आपको उसके ऊपर
पर ईयर जो एक साल के बाद 15% एप्रिसिएशन 5% एप्रिसिएशन हो चुकी है। ठीक है, मतलब ये कि आप कोई भी प्रॉपर्टी जब आप परचेज करते हैं तो 5% वो उसको एज अप्रिसिएशन की मद में, रेंटल की मद में, किसी भी चीज़ के माध्यम में वो इसको अज्यूम कर लेंगे। उसका 1% आपको हर साल टैक्स देना पड़ेगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि कोई भी प्रॉपर्टी आपके अपने घर के अलावा, एक प्रॉपर्टी के अलावा एक से ज़्यादा को प्रॉपर्टी जो कि 2.5 करोड़ या उससे ज़्यादा मालियत की है, उसके ऊपर एक साल के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आप उसको गुजर जाता है तो स्टेट एफबीआर ये अज्यूम कर लेगी कि जी इसके ऊपर आपकी 5% एप्रिसिएशन हो चुकी है और उसका 1% आपको एनुअली उसके ऊपर आपसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। ये एक नई चीज़ है जो कि रियल एस्टेट के जितने भी गुरु हैं, रियल एस्टेट के जितने भी रियल एस्टेट को समझते हैं, जानते हैं, वो सब इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि इससे पहले कुछ अर्सा पहले खान साहब ने लास्ट गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टर्स को एक दिया था, बहुत ज़्यादा बिलीव दिया था, बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के ऊपर एश्योरेंस दी थी कि आप एमनेस्टी के अंदर इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करने के बाद आपसे इसके हवाले से पूछा नहीं जाएगा। तो लोगों ने जब इसके अंदर इन्वेस्ट किया, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई, लोगों ने अपना पैसा जो है वो रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इंजेक्ट किया, तो उसके बाद फ्रॉम नो कहीं से भी पता नहीं कहाँ से वो आ गया और ये एक नई चीज़ आ गया कि जिसके अंदर आपको अब एनुअली टैक्स आपको जो है देना पड़ेगा आपके प्लॉट के ऊपर, चाहे आपको उसके ऊपर इनकम आई है या नहीं आई, कोई रेंट आया है या नहीं आया, लेकिन आपको एफबीआर को ये टैक्स देना पड़ेगा। ये एक बड़ी नेगेटिव चीज़ है, ये बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर ये तीनों चीज़ें गवर्नमेंट पास करवाने में कामयाब हो जाती हैं और ये 1 जुलाई से ऑनवर्ड अगर ये इम्पोज कर दी जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ा आप कह लें कि रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से बहुत बड़ा आप कह लें कि एक नेगेटिव साइन होगा। ये आपकी उस मार्केट को आज से 5 साल पीछे फिर धकेल दिया गया है, जो कि 2016 में जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तो यही टैक्सीज, इसी तरह के टैक्सीज लगा के रियल एस्टेट मार्केट को जो है वो बहुत ज़्यादा खामोश कर दिया था, जिसके बाद वक्त गुजरता गया और तकरीबन आज से साल 1.5 साल पहले दोबारा इसका रिवाइवल आया जब खान साहब ने कंस्ट्रक्शन के ऊपर इसका दिया पैकेज। अब ये देखें कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जब बिल पेश किया तो उन्होंने उसके अंदर एक चीज़ कही कि ये एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स बन जाते हैं जिससे पैसा मार्केट के अंदर जो है वो रोटेट नहीं होता, जिससे होता यह है कि आपका पैसा पार्क हो जाता है। तो ये उनकी इससे हमें एक क्लियर मैसेज आ रहा है कि वो रियल एस्टेट को या प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी इनकरेज नहीं कर रहे और ना ही वो आगे इसको मज़ीद जो है इसके हवाले से कोई फैसिलिटीज़ देने जा रहे हैं। एक्चुअली अब आ जाते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। जब भी कोई गवर्नमेंट बजट देती है तो उस बजट के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि जस्ट टैक्सेस ही दिए जाएं और उन टैक्सेस की मद के अंदर ही लोगों से पैसा कलेक्ट किया जाए। जितना ज़्यादा हम टैक्स लगा देंगे उतना ज़्यादा हमें जो है वो टैक्स कलेक्शन हो जाएगी। ये चीज़ मेरे ख्याल से या इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है उसके लिहाज से तो ये मेरे ख्याल से कोई इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि हमें उन लोगों के ऊपर जो कि टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं उनके ऊपर मज़ीद टैक्स लगा के उन लोगों को ऊपर बर्डन डालने के हमें अपने उन लोगों को उस टैक्स के अंदर लेके आना चाहिए जो कि नॉन फाइलर हैं, जो कि टैक्स पे नहीं करते, उन लोगों के हवाले से आपको पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि नंबर्स ऑफ पीपल जो हैं, लोगों की तादाद, टैक्स पेयर्स की तादाद जो है वो इंक्रीज़ हो, जिससे टैक्स कलेक्शन आएगी। कोई भी कंट्री, कोई भी इकॉनमी आपकी जो है वो उस वक्त तक उसका ट्रेंड अपसाइड पे नहीं जाता जब तक कि उसके इन्वेस्टर्स का जो है वो बिलीव, वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से उनको एक रोड मैप नहीं दिया जाता, उनको आने वाले 5 साल की कम से कम बताया नहीं जाता कि आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल तक ये गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। लेकिन अभी के इस बजट के अंदर हमें कोई भी लॉन्ग टाइम, ख़ास तौर पर इस रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से, इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिससे हमें ये थोड़ा सा भी महसूस हो कि ये इस गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटीज़ हैं कि वो इस सेक्टर को भी, इस इंडस्ट्री को भी ऊपर उठाना जा रही है। अगर हम इस तरह चलते रहेंगे तो आपका ओवरसीज़ कस्टमर जो है वो खामोश हो जाएगा। वो जो रेमिटेंस आ रहे हैं, वो जो डॉलर्स आ रहे थे, वो जो पाउंड्स आ रहे थे,
वो आना इस गवर्नमेंट में, इस पाकिस्तान में आना बंद हो जाएंगे। उससे नुकसान शायद इस गवर्नमेंट का ना हो, उससे नुकसान शायद इन इक़्तिदार के हलकों में बैठे हुए लोगों का ना हो, लेकिन उससे नुकसान मेरे पाकिस्तान का ज़रूर होगा। तो इसके हवाले से उम्मीद करते हैं जी कि ये लोग हम इस चीज़ को दोबारा रिकन्सिडर ज़रूर करें। अगर आप इस एक सेक्टर को चलाएंगे तो इससे चलने वाली 35-40 इंडस्ट्रीज़ और जो है वो बेनिफिट्स उठाएंगी। आप ये देखिए इस वक्त सीमेंट, सरिया और इन सब के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। सीमेंट की प्राइसेस कितनी तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रही हैं, अगर उसकी प्राइसेस मज़ीद इंक्रीज़ होगी तो लोगों की जब पहुंच के अंदर कोई चीज़ परचेज़ करने की नहीं रहेगी तो उससे इफ़ेक्ट अल्टीमेटली उसके अंदर क्या आएगा कि लोग उसके ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन करना कम कर देंगे। कि वो कंस्ट्रक्शन कम करेंगे तो इन सारे सेक्टर्स के ऊपर जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। बहरहाल रियल स्टेट के हवाले से जो बजट के ऊपर इन 3 चीज़ों को, इन 3 टैक्सेस को जो इन्होंने इम्पोज करने की कोशिश की है, मेरी ज़ाती राय ये है मेरे ख्याल से कि ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव साइन होगा रियल स्टेट के हवाले से। बाकी हम पर उम्मीद है कि अल्लाह पाकिज़ात हमारे इस मुल्क को और एक अच्छे रास्ते के ऊपर एक एक कामयाबी की तरफ लेके जाए, ताकि हम इसके हवाले से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ने प्रेडिक्ट कर सकें, लोगों का इसके ऊपर बिलीव मज़ीद आए और लोग ना सिर्फ पाकिस्तानी ओवरसीज़ बल्कि अदर कंट्री से भी लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। इसी के साथ अरसलान ताड़ को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।